गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत आपका सिद्धांत का पेपर है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, जिसमें कुछ भाग हिंदी का है तथा कुछ भाग गणित का भी है। तो हिंदी का जो भाग है वो हम आपको पढ़ाएंगे और गणित का भाग जो है वो आपको आपके मैथ के टीचर सर्विस सर बताएंगे। तो हिंदी का भाग भी जो है इसमें वो भी जो है हम हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं या आगे बताएंगे भी। तो वही टॉपिक बार बार रिपीट करना जो है उचित नहीं होगा, इसलिए जो चीज़ आपको एक बार हिंदी में बताया जाएगा उसको इस पेपर के अंतर्गत या इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं बताया जाएगा। जो चीज़ें इसमें नहीं है वही हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि इस प्रश्न पत्र का नाम ही है कि आरंभिक स्तर पर भाषा, तो भाषा क्या है सर्वप्रथम हमें ये जान लेना है। तो आज हम आपको बताएंगे सर्वप्रथम भाषा के बारे में। देखते हैं भाषा क्या है। तो सर्वप्रथम आपको यदि कहा जाए तो पाठ्यक्रम भी हम बता दें कि इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम आपका जो है पठन लेखन है। पठन लेखन का अर्थ, महत्व, फिर उसके उद्देश्य और उसकी उपयोगिता के बारे में बताया गया है। दूसरा है आपका वर्ड, शब्द, वाक्य। तो वर्ड, शब्द ये सब हम आपको पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं, तो इसका पुनः जो है वीडियो नहीं बनाया जाएगा या आपको दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। तीसरा है ध्वनि का अध्ययन। उसके बाद है स्वरों, व्यंजनों तथा व्यंजन समूहों को सुनकर समझना। अगला पाठ है आपका सिलेबस में कविता, कहानियों, लोकगीतों आज में निहित भावों का वर्णन। उसके बाद है हिंदी अंग्रेजी की सभी ध्वनियों, स्वरों, व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण। फिर है लिपि की सभी ध्वनियों के लिपि संकेतों को पहचान कर शुद्ध रूप में पढ़ना। उसके बाद है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बाद है विलोम शब्द, समानार्थी, तुकार्थ, अर्थकार्थ तथा समान ध्वनियों वाले शब्दों को पहचानना एवं पढ़ना। उसके बाद है लिपि संकेतों, स्वर, व्यंजन, मात्राएं, संयुक्त वर्णों को सुडौल तथा आकर्षक रूप में लिखना। और उसके बाद अगला है अनुनासिक ध्वनियों के लिपि संकेतों को शुद्धता के साथ लिखना। इसके बाद ये आ जाता है आपका गणित का भाग, जो कि हम इसके अंतर्गत नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, तो सर्वप्रथम आज हम जान लें भाषा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाषा वह साधन होता है या भाषा ऐसी वो भाषा व साधन होता है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, पढ़कर या लिखकर अपने मन के भावों को एक दूसरे के साथ व्यक्त करता है। या स्पष्ट ये कहेंगे कि भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक तथा दूसरों के भावों तथा विचारों को समझता है। यह भाषा के आविर्भाव से ही संभव हो पाया है, अन्यथा चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, सबकी अपनी अपनी भाषा होती है, लेकिन व्यक्त करने का जो माध्यम है वो सिर्फ मनुष्य के पास ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में जो भी प्राणी हैं वो जो है अपने अपने विचारों को या अपने अपने मन के भावों को व्यक्त करने का प्रयास अवश्य करते हैं, लेकिन मनुष्य के पास ये क्योंकि विचारों की अभिव्यक्ति करने का साधन जो है वह भाषा है, तो भाषा के कारण हम जो है अपनी बात को बोलकर, कहकर व्यक्त कर सकते हैं। जैसा कि भाषा शब्द ही संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि भाषा संस्कृत के भाष धातु से, भाषा संस्कृत के
भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। बोलना या कहना अर्थात अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाने तथा दूसरे के मन के भावों को अपने विचार दूसरों के मन के भावों को जानने का जो साधन होता है वही होती है भाषा। भाषा के कई रूप हैं। जैसे मुख्यतः व्याकरण के अंतर्गत आपको भाषा के दो रूप बताए गए हैं, एक है लिखित और दूसरा है मौखिक। एक भाषा होती है सांकेतिक, जिसका वर्णन व्याकरण के अंतर्गत नहीं किया गया है। मौखिक भाषा वो होती है जब हम अपने मन की बात को, सर्वप्रथम हम ये जाने कि भाषा के प्रकार कितने हैं। भाषा के प्रकार या रूप कहेंगे। तो भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। जैसा हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि व्याकरण के अंतर्गत सिर्फ दो ही भाषाओं का वर्णन किया गया है, मौखिक और लिखित। लेकिन इसके अतिरिक्त भी भाषा होती है जो हमने बताया सांकेतिक भाषा। अर्थात जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं या कहकर व्यक्त करते हैं तो उस प्रकार की भाषा को हम मौखिक भाषा कहेंगे। मौखिक भाषा का प्रयोग जैसे हम किसी बात प्रतियोगिता में है या अंताक्षरी खेल रहे हैं, ऐसी कई संस्थाएं होती है, जैसे भाषण देना हुआ, तो इस प्रकार जब हम कोई बात कहते हैं या अपने मन के विचार प्रकट करते हैं तो वह हम मौखिक रूप से करते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। और यदि उसी बात को या अपने मन के विचार को हम लिख कर व्यक्त कर देते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। क्योंकि मौखिक भाषा जो होती है वह अस्थायी होती है। अस्थायी का मतलब ये हुआ कि जो बात हम जैसे अभी बोल रहे हैं तो हमारी बात जैसे खत्म हुई वहीं पे हमारी भाषा समाप्त हो गई। बात खत्म होते ही मान लीजिए उसका अस्तित्व खत्म। लेकिन जो बात हम कह रहे हैं उसको लिखित रूप यदि दे देते हैं या अपनी बात को हम लिख देते हैं तो वो अस्थायी हो जाती है। लेखन के माध्यम से ही आज हम पता नहीं कितनी पुरानी बातों को जान पाते हैं, किसी महापुरुष के बारे में, या सीधे कहिए कि यदि हम किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ रहे हैं तो कबीर, सूरदास, तुलसीदास, किसी की जीवनी पढ़ रहे हैं तो क्या हम उनको देखे हैं या उनके बारे में जो है वो हमसे मिले हैं? कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह संभव हो पाया है तो सिर्फ लेखन के माध्यम से। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि उनके बारे में कुछ लिखा नहीं गया होता तो हम कुछ भी जान नहीं पाते। इसलिए भाषा को अस्थायित्व देने के लिए ही लेखन का सहारा लिया गया है। यदि हम अपनी बात को मौखिक रूप से कहते हैं तो वो बात वहीं पे खत्म हो जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती। और उसी बात को या उसी विचार को यदि हम लिख देते हैं, लिखित भाषा का प्रयोग कर लेते हैं तो वह अस्थायी हो जाती है, जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। जब भी हमें किसी के बारे में जानना होता है तो लिखित रूप में जो मान लीजिए पुस्तक में लिखा है या जहाँ भी लिखा है उसको उठाकर अगर हम एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं तो हमको उनके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो भाषा सीखने के लिए हमें सर्वप्रथम 4 कौशलों की आवश्यकता पड़ती है। भाषा के अंतर्गत हम 4 कौशल जानेंगे। कौन कौन से? भाषा सीखने के लिए हमें 4 कौशलों की आवश्यकता पड़ती है। जो है पहला है श्रवण कौशल। श्रवण
कौशल और दूसरा है वाचन कौशल। वाचन कौशल। तीसरा कौशल है पठन कौशल। पठन कौशल और चौथा है लेखन कौशल। लेखन कौशल अर्थात सर्वप्रथम किसी बच्चे के अंदर या जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर सर्वप्रथम श्रवण कौशल का विकास होता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले कुछ सुनता है। जब श्रवणेंद्रियों का विकास हो जाता है तब वह धीरे धीरे जो है बोलने का प्रयास करता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि श्रवण कौशल के बाद में उसके अंदर वाचन कौशल का विकास होता है। जब श्रवण कौशल में श्रवण कौशल का विकास हो गया तब वह कुछ ना कुछ बोलने का प्रयास करता है, जिसमें वो गूंगा बलबलाना कुछ ना कुछ जो है शुरू कर देता है, जिससे हमें यह समझ में आने लगता है कि अब यह बच्चा जो है वह बोलने का प्रयास करने लगा है। और जब वह बोलने में परिपक्व हो जाता है, अच्छी तरह से बोलने लगता है, तब हम क्या करते हैं, उसके अंदर पठन कौशल का विकास करना शुरू करते हैं। तब हम उसको धीरे धीरे पढ़ना सिखाते हैं। और जब पठन कौशल का विकास अच्छी तरीके से हो जाता है उसके बाद हम उस बालक को लेखन कौशल सिखाते हैं। कहने का मतलब तब हम उससे पेंसिल पकड़वाने लगते हैं और कुछ न कुछ शब्दों को लिखवाने लगते हैं। तो सर्वप्रथम बालक के अंदर श्रवण कौशल का विकास हुआ, श्रवण के बाद वाचन कौशल, वाचन कौशल के बाद पठन कौशल, फिर पठन कौशल के बाद लेखन कौशल। लेखन कौशल के द्वारा ही भाषा को अस्थायित्व दिया गया है। तो श्रवण कौशल और वाचन पठन लेखन चार कौशलों में से श्रवण और वाचन को हम आपको पिछले सेमेस्टर में पढ़ा चुके हैं। श्रवण कौशल आपने पढ़ा है, वाचन कौशल पढ़ा है। अब हम आपको बताएंगे पठन कौशल और लेखन कौशल, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम पहले आपको भाषा बता रहे थे। तो भाषा में कुछ परिभाषाएं भी है जो हमारे जो है व्याकरण शास्त्रियों ने प्रस्तुत किया है। उसमें जो है सर्वप्रथम हम देखेंगे कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा। थोड़ा सा जो है ध्यान देंगे, परिभाषा सर्वप्रथम भाषा की देख लें। कामता प्रसाद गुरु कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार अपने आप स्पष्ट रूप से समझ सकता है। जब किसी भी व्यक्ति के बारे में हमें कुछ जानना या समझना होता है तो उसके द्वारा बोले गए वाक्यों को हम स्पष्ट रूप से पहले समझते हैं। जब हम समझ लेते हैं तब उससे अपने मन के विचार भी व्यक्त करते हैं, अर्थात विचारों का आदान प्रदान जो होता है वह भाषा के माध्यम से ही होता है। और दूसरा है, या भाषा हम आपको लिख देते हैं, थोड़ा सा देखिए, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरों के विचार तथा दूसरों के विचारों को
भली भांति समझता है। ठीक, इसके बाद भाषा की परिभाषा दी है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास इस प्रकार से अलग अलग जो है लेखकों ने या व्याकरण शास्त्रियों ने अपने अपने आधार पर भाषा को परिभाषित किया है। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने भाषा को परिभाषित करते हुए कहा है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी अपनी इच्छा या अपने अपने विचार साधनों का प्रयोग या अपनी अपनी इच्छा का आदान प्रदान करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उसे ही भाषा कहते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि मान लीजिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी वस्तु के बारे में या किसी वस्तु के विषय में अपनी अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, तो जिस माध्यम से वह अपनी अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है वही माध्यम साधन है, वही माध्यम भाषा है। इसी प्रकार से बाबूराम सक्सेना ने भी भाषा को परिभाषित किया है। बाबूराम सक्सेना ने भाषा को परिभाषित करते हुए कहा है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य अपने विचार या मनुष्य अपने परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है या परस्पर विचार विनिमय करता है उसे ही भाषा कहते हैं। तो भाषा के अंतर्गत आप कम से कम 2-3 परिभाषाओं को सर्वप्रथम जान लें या समझ लें, क्योंकि भाषा की परिभाषा भी जो है आपसे पूछी जा सकती है। तो भाषा के सर्वप्रथम जान लें कि अंग कितने हैं। तो भाषा के अंग 5 होते हैं या 5 तत्वों से मिलकर ही भाषा की या भाषा का क्या कहते हैं आविर्भाव होता है। जैसे सर्वप्रथम है ध्वनि या अक्षर, उसके बाद है शब्द, शब्द के बाद रूप, फिर वाक्य और अर्थ। कहने का मतलब शब्द, ध्वनि, अक्षर और शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ से मिलकर बनी है हमारी भाषा। भाषा के अंतर्गत आपने जो है 2 रूप देखे, मौखिक और लिखित। इसके अतिरिक्त भी हमने आपको बताया कि सांकेतिक भाषा भी होती है। अब जानेंगे भाषा की विशेषता। भाषा का अर्थ जाना आपने, परिभाषा देखा, उसके बाद हम जानेंगे या भाषा के रूप भी देखें। एक चीज और आपको हम दिखा देते हैं, भाषा के अंग। तो भाषा के अंग है वर्ण या अक्षर, दूसरा है शब्द, तीसरा है रूप, चौथा है वाक्य, उसके बाद 5वां है अर्थ। तो भाषा के अंतर्गत पहले वर्ण है, वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्यों के समूह से ही जो है या भाषा की कल्पना वाक्यों के द्वारा ही की जाती है। किसी भी भाषा को व्यक्त करने के लिए वाक्यों का सहारा जरूर लेना पड़ता है। अब इसके बाद हम देखेंगे भाषा की विशेषता। भाषा की विशेषता, जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, भाषा की विशेषता बहुत अधिक है। यदि भाषा न होती तो ये सारा संसार जो है वो गूंगों की विराट बस्ती बन जाता। अर्थात जब हम कुछ बात बोल ही ना पाते, जैसे पहले आदिमानव जो थे वो बोल नहीं पाते थे, तो वो अपने बातों को संकेतों के माध्यम से ही व्यक्त करते थे। फिर धीरे धीरे जो है वो पशु पक्षियों की आवाज़ें सुनते सुनते जो है उसको इकट्ठा करने का प्रयास किए। धीरे धीरे उन्हीं ध्वनि या सब उनकी आवाज़ों से ही शब्दों का मेल हुआ, उन्हीं शब्दों से धीरे धीरे भाषा का
आविर्भाव हुआ। अब हम आपको जो है भाषा की विशेषता जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।